नमस्कार। तो घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। जैसा कि हमेशा हम आपको कहते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है इस खास बुलेटिन में हर उस खबर को शामिल करने की जिससे है आपका सीधा सरोकार। तो शुरू करते हैं अनंत। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और बुलेटिन में सबसे पहले खबर हम दिखाएंगे आपको उत्तर प्रदेश से। जी, उत्तर प्रदेश के बस्ती में आज से सांसद खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी भी मौजूद रहे। 18 से 28 जनवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में 22 तरह के खेल और 8 तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ और अब दूसरे चरण का आगाज हुआ है। इसके तहत इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेल खेले जाएंगे। इस खेल महाकुंभ के जरिए बस्ती और इसके आसपास के इलाकों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। तो इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं खेल महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर जो इलाके के युवा हैं, जो खिलाड़ी प्रतिभागी हैं, इस खेल आयोजन में हिस्सा लेने के लिए उनमें खासा जोश दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। ये सांसद खेल महोत्सव जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत की। इसके अलावा बस्ती से जो सांसद हैं उनकी पहल पर यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आपको बताएं कि 22 तरह के खेलों को इसमें शामिल किया गया है और इस खेलों में अलग अलग दिन पर प्रतियोगिताएं होंगी। 18 जनवरी से 28 जनवरी तक यानी कि अगले 10 दिन तक बस्ती में खेलों का ये महाकुंभ इसी प्रकार चलता रहेगा, जिसमें न केवल आसपास के इलाके के लोग शिरकत कर रहे हैं, खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग जिलों के लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल इस खेल महाकुंभ का आयोजन करने का मकसद ये है कि खेलों के प्रति लोगों में रुचि पैदा की जाए और खेलों के जरिए कैसे वो अपनी जिंदगी को एक अनुशासन में ला सकते हैं, इसका संदेश देने की कोशिश भी यहां पर इस आयोजन के जरिए की गई है। खिलाड़ी के लिए मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे संसद के साथी भाई हरीश द्विवेदी जी की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। और मध्य प्रदेश के छतरपुर में इन दिनों ट्रेडिशनल गेम्स फेस्टिवल चल रहा है। 2 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में वो खेल देखने को मिलेंगे जो अब गायब हो चुके हैं। यहाँ खुले मैदान में युवा गुल्ली डंडा खेलते हुए दिखाई देंगे। खेलने वालों से ज्यादा देखने वालों की यहाँ भीड़ है, ऐसी भीड़ जिसे बीते दौर में बचपन के दिनों में होती थी। यहाँ आपको पिट्ठू खेलते हुए भी लड़के और लड़कियां दिख जाएंगे। छतरपुर के ट्रेडिशनल गेम्स फेस्टिवल में लड़कियों ने अलग अलग पारंपरिक खेलों में अपना हुनर दिखाया। यहां न सिर्फ जमकर पतंगबाजी हुई बल्कि युवाओं में पतंग लूटने की भी होड़ दिखी। इस आयोजन का मकसद पारंपरिक खेलों को जीवित रखना है ताकि नई पीढ़ी भी इन्हें देख सके और जान सके। यहां पर जो बच्चे आए थे उन्होंने खेलों में शिरकत की और जो बड़े लोग आए थे, युवा आए थे, बुजुर्ग आए थे, उन्होंने इन खेलों को देखकर अपने बचपन की सुनहरी यादों को ताजा किया। तो इन खेलों के माध्यम से दरअसल कोशिश ये है कि जो हमारे देसी खेल हैं, चाहे वो गिल्ली डंडा हो, चाहे वो खो खो हो या फिर पिट्ठू हो, पतंगबाजी हो, जो केवल कुछ ये बताइए इनमें से कौन कौन से खेल आप खेलते थे बचपन में? सब खेले हैं, सब खेले हैं श्वेता, और आपने भी मेरे ख्याल से सभी खेले। मैंने भी खेला, कंचे भी खेले होंगे। तो ये तमाम वो खेल थे जिनमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जो खेलों की दौड़ शुरू हुई उसमें हमारे पारंपरिक देसी खेल पिछड़ते चले गए। और जब से तकनीक का जो एंट्री है हमारी लाइफ में हुई है, मोबाइल की एंट्री हुई है, उसके बाद तो ये खेल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। अब कोशिश ये की जा रही है कि इनके अस्तित्व को बचाया जाए और बच्चों के मन में इनको लेकर रुचि पैदा की जाए। आज यहाँ पर पतंगबाजी की प्रतियोगिता चल रही है। हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग अनुभव मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ पे पतंग कटने का दौर और वापस उड़ाने का दौर कंटिन्यू हम लोग का जारी है। अभी तक मेरी 4 पतंग कट चुकी है और मैंने 1 पतंग काटी है कुल में।
और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल का, जहां इन दिनों दृष्टिहीन क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। यहां मैदान पर खिलाड़ियों ने खूब रंग जमाया। दोनों टीम के खिलाड़ी पूरे जोश में नजर आए। फिर चाहे बैटिंग हो या गेंदबाजी या फिर फील्डिंग, हर जगह जबरदस्त गेम देखने को मिला। दृष्टिहीन क्रिकेट टूर्नामेंट में जहां बल्लेबाज रन बटोरने की कोशिश करते दिखे, वहीं गेंदबाजों की कोशिश विकेट झटकने की रही। ओवर की हर एक गेंद रोमांच से भरपूर रही। यहां मौजूद दर्शकों ने इन खिलाड़ियों के हौसले और हिम्मत की काफी तारीफ की और काफी रोमांचक मैच यहां पर देखने को मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि इस खेल के जरिए, इस टूर्नामेंट के जरिए ये एहसास कराना जरूरी है कि हिम्मत और जज्बा अगर हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। और यही संदेश इस मैच में जो भी खिलाड़ी शामिल हुए, जो भी टीमें शामिल हुई, उन सब खिलाड़ियों ने लोगों के सामने पेश किया। चलिए बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर सेना मुश्किल हालात में फंसे लोगों की मदद में भी जी जान से जुटी हुई है। कुपवाड़ा में एक बार फिर सेना के जवान एक गर्भवती महिला के लिए फरिश्ता बनकर पहुंचे। MI-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच सकी। भीषण बर्फबारी के चलते दूसरे इलाकों से माछर सेक्टर का संपर्क कट गया था, जिसके चलते ब्लीडिंग से बिगड़ी हालत वाली महिला को डूडी गांव से सड़क के रास्ते अस्पताल ले जाना संभव नहीं था। इसकी जानकारी मिलते ही सेना हरकत में आई और फिर उसे एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि कोई पहला मौका नहीं है इस बार जब इस किस्म के ऑपरेशन को सेना के जवानों ने अंजाम दिया है। इसके 2 दिन पहले कुपवाड़ा में ही सेना ने बेहद गंभीर हालत में एक रेस्क्यू मिशन को अंजाम देकर एक गर्भवती महिला की जान बचाई थी। महिला को तंगधार से कुपवाड़ा ले जाने के लिए पहले जेसीबी की मशीन से बर्फ को हटाकर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई और फिर एयरलिफ्ट कर उसे बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया। तो 2 दिन में 2 रेस्क्यू ऑपरेशन, बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन सेना ने चलाए हैं। दोनों ही मामले कुपवाड़ा के हैं और दोनों ही मामलों में महिलाओं की जान खतरे में थी। सेना ने वक्त रहते ऑपरेशन चलाया और इस तरीके से इन महिलाओं की जिंदगी को बचाया। कुपवाड़ा में जो पहला मामला सामने आया था, उसमें एक गर्भवती महिला को फौरन बड़े अस्पताल में इलाज की दरकार थी। सेना को जब जानकारी मिली, सड़क के रास्ते जाना मुश्किल था और फिर एयरलिफ्ट उस महिला को किया गया। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, उससे पहले एक शानदार खबर आपको बता देते हैं जो आ रही है क्रिकेट के मैदान से। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच की सीरीज का आज से आगाज हो चुका है और इस मैच में शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन किया है। डबल सेंचुरी उनकी पूरी हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मौसम बेहद सर्द बना हुआ है। मैदानी इलाकों में इसका सीधा असर पड़ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लेकर उत्तर भारत के कई शहरों में ठिठुरन बढ़ी हुई है। कोहरे ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा रखी है। रेल से लेकर विमान सेवाओं तक इसका सीधा असर पड़ रहा है। ट्रेनें और फ्लाइट में देरी हो रही है। राजस्थान के चुरू से लेकर सीकर तक में भीषण ठंड का लोग सामना कर रहे हैं। चुरू में तापमान -1.2 तो सीकर में -2.2 पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 21 से 25 जनवरी के बीच पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश संभव है। 19 और 20 जनवरी को भी पहाड़ों में बर्फबारी या बारिश की संभावना है। कहा जा रहा है कि अभी पारा और लुढ़क सकता है। अगले 4 से 5 दिन इस तरीके से पारे में गिरावट आ सकती है, लेकिन उसके बाद से स्थितियां बदलेंगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो सिस्टम बना है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि बरसात के बाद खासकर कि तापमान में जो गिरावट है उसका दौर थमेगा और तापमान ऊपर चढ़ने लगेगा, जिससे कि मौसम में गर्मी की आहट सुनाई देने लगेगी। और आपको बता दें कि ठंड को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों का खास ख्याल रखा जा रहा है। वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए चिड़ियाघर में जानवरों के बाड़ों में हीटर लगाए गए हैं। यहां अजगर, सांप, बड़ी छिपकली, बाघ, शेर और पक्षी सभी ठंड में बचाव के लिए हीटर से गर्मी ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वन्य जीव किस तरह ठंड के कारण हीटर में बैठने को मजबूर हैं।
चिड़ियाघर के डायरेक्टर के मुताबिक यहां हर साल बढ़ती हुई ठंड से जानवरों को बचाने के लिए स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं। इसी के तहत जानवरों के बाड़े में हीटर लगाए गए हैं कड़कड़ाती ठंड से, ताकि जानवरों को बचाया जा सके। आपको बता दें कि अलग अलग चिड़ियाघरों से ऐसी ही तस्वीरें लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, जहां पर हीटर का इंतजाम किया गया है, ब्लोअर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जो बाड़े होते हैं उनमें जो लोहे की जाली होती है उस पर प्लास्टिक शीट से भी उनको ढका जाता है ताकि हवा आर पार ना जाए। और इसके अलावा जो घास होती है टेबल पर उनको रखा जाता है, जिससे कि जमीन से भी जानवरों को ठंड ना लगे। बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, तब विशेष व्यवस्थाएं करनी होती है। जैसे अभी ठंडी पड़ रही है तो ठंडी में अगर पक्का फ्लोर है उसके ऊपर एनिमल बैठेगा तो उसका स्टिफनेस ऑफ मसल्स ना हो जाए, इसलिए ड्राई ग्रासेस की बेडिंग करते हैं हम लोग। उसके बाद में हीटर की व्यवस्था करते हैं, हीटिंग देते हैं बाहर से। पिंजरे के अंदर हीटर नहीं लगाते हैं जिसमें कोई एनिमल ना पकड़े, तो बाहर से हीटिंग की जाती है। और अब बात चुनाव से जुड़ी। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में लोकतंत्र के उत्सव का बिगुल बज गया है। मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। तीनों राज्यों में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं जिनके लिए चुनाव होंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान किया जाएगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव के बारे में विस्तार से बताते हुए इसकी घोषणा की। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे चुनावी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। त्रिपुरा में जहां बीजेपी की सरकार है, वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन सरकार का हिस्सा है। और अब बात कर लेते हैं पान की। जी हाँ, अक्सर आपको कई लोग पान खाते हुए मिल जाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये पान कहां से आता है? देश में राजस्थान और बिहार समेत कई जगहों पर पान के पत्तों की खेती होती है। राजस्थान का करौली भी इन्हीं में अब शामिल है। आपको बता दें कि करौली के मासलपुर गांव में पान के पत्ते की खेती बड़े पैमाने पर होती है और यहां जो पान के पत्ते उगाए जाते हैं उनकी डिमांड देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में है। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में यहां से पान के पत्ते भेजे जाते हैं। यहां के तमोली समाज के किसान की ओर से पान की खेती की जाती है। यहां का पान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब देशों में काफी लोकप्रिय है, यानी उसकी काफी डिमांड है वहां पर। मासलपुर में पान की फसल की बुआई होली के बाद चैत्र महीने में की जाती है, जो कि 3 साल तक रहती है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 5 साल पहले हुए एक किडनैपिंग केस में पुलिस को एक लड़की की तलाश थी। 5 साल बाद यह तलाश पूरी हुई तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल जिस लड़की की तलाश की जा रही थी वो लड़की दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन चुकी है। ये पूरा मामला बोचहा थाने का है, जहां एक लड़की के अपहरण का केस पिता की तहरीर पर 2018 में दर्ज किया गया था। 5 साल बाद मामले की समीक्षा करते हुए पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की तो जानकारी मिली कि लड़की दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हो गई है, जिसके बाद उसे कोर्ट के सामने बयान देने के लिए पुलिस ने बुलाया। लड़की जब आई तो उसने बताया कि उसका कोई अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि मजदूरी करने वाले पिता ने मजबूरन शादी करनी चाही थी, जिसकी वजह से लड़की घर से चली गई क्योंकि वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि वो दिल्ली आ गई, जहां आज वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। और मुंबई के भाईखला में महिलाओं की जेल में क्रच खोला गया है। इस क्रच का नाम नन्हे कदम रखा गया है। यहां महिला कैदी अपने बच्चे रख सकेंगी। इसे पूरी तरह से बच्चों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। इस बात का ख्याल रखा गया है कि बच्चों को ये किसी भी तरह से जेल का हिस्सा ना लगे, इसलिए शिशु गृह को फूलों की पेंटिंग के साथ पेंट किया गया है और काफी सुविधाएं भी यहां मुहैया कराई गई हैं। ये शिशु गृह हर रोज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलाया जाता है। हालांकि शुरुआती तौर पर यहां केवल 10 बच्चे ही आए हैं। नियमों के मुताबिक 6 साल की उम्र तक के बच्चे जेल में अपनी मां के साथ रह सकते हैं। इससे बड़े बच्चों को रिश्तेदार या बाल गृह में रखना होता है। देश में आपराधिक मामलों में अंडर ट्रायल की संख्या लाखों में है। ऐसे में इन संख्याओं में महिलाएं भी हैं जो अंडर ट्रायल होती हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो जेल में बच्चों को जन्म देती हैं और उसके बाद बच्चे 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक जेल में रहते हैं। ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें उन बच्चों को से गुजरना पड़ता है, जिसमें
कभी कभार शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में महाराष्ट्र में मुंबई के बाइकला जेल में एक शिशु गृह शुरू किया गया है, जो इन अंडर ट्रायल महिलाओं के बच्चों के लिए बनाया गया है, खासतौर पर जहां पे इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये एक प्री स्कूल की तरह है जहां पर बच्चे पहुंचते हैं, अलग अलग चीजें सीखते हैं, गेम्स खेलते हैं और पढ़ाई करते हैं। जो प्री स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी तरीके से जो है सारी शिक्षाएं इन बच्चों को दी जाती है। इस शिशु गृह में तकरीबन अभी 10 बच्चे हैं जो यहाँ पर आते हैं। बात करेंगे प्रयागराज में संगम किनारे चल रहे माघ मेले की। यहां साधु संत विशेष पूजा और हवन कर रहे हैं। आतंकवाद के खात्मे के लिए यह हवन और पूजा की गई। दुनिया में शांति के लिए आतंकवाद का खात्मा जरूरी है। इसी सोच के साथ माघ मेले में संगम किनारे जुटे साधुओं ने विशेष पूजा की। इतना ही नहीं, यहां 5.25 लाख रुद्राक्ष से एक शिवलिंग भी बनाया गया है। रोजाना रुद्राक्ष से बने शिवलिंग की पूजा होती है। दूर दूर से श्रद्धालु इस दिव्य शिवलिंग को देखने पहुंचते हैं। आपको बता दें कि ये शिवलिंग करने वाले गृहस्थ भी यहाँ बैरागियों की तरह निवास करते हैं। इस दिव्य महाकाल की यज्ञशाला में भगवान भूतनाथ की दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। 5.25 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई यह दिव्य ज्योतिर्लिंग समस्त कामनाओं को फल देने वाली है। उत्तराखंड के बागेश्वर में श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से बागेश्वर के मंदिरों और शहर की खूबसूरती को देख सकेंगे। उत्तरायणी मेला समिति की तरफ से 5 दिनों के लिए ये सुविधा दी गई है। इससे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए बागेश्वर के फेमस बागनाथ मंदिर पर फूलों की बरसात की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने हेलीकॉप्टर के जरिए बागेश्वर का दीदार करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। 2500 रुपए में पूरे बागेश्वर नगर का भ्रमण करवाया जा रहा है। चेन्नई के समुद्र तट पर कनम पोंगल के अवसर पर लोगों का जमावड़ा लगा और उन्होंने जमकर उत्सव का आनंद उठाया। मरीना बीच पर लोग परिवार के साथ पहुंचे थे। एक तरफ जहां बच्चे रेत के साथ खेल रहे थे तो दूसरी तरफ लोग तरह तरह के व्यंजनों का मजा ले रहे थे। कनम पोंगल के अवसर पर चेन्नई के समुद्र तट पर लोगों का जमावड़ा हर साल ऐसे ही लगता है। लोगों का मानना है कि डिजिटल युग में लोगों के पास समय नहीं है। ऐसे में कनम पोंगल लोगों को परिवार के साथ समय बिताने का मौका देता है, क्योंकि इस त्योहार में परिवार के साथ वक्त बिताने की परंपरा है। पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मरीना बीच पर किए हैं, जिससे कि किसी किस्म की कोई असुविधा, कोई अप्रिय घटना यहां पर ना हो। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं। G20 देशों के प्रतिनिधि इन दिनों भारत दौरे पर हैं। यहां वो मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची स्तूप देखने पहुंचे। इन विदेशी मेहमानों ने सांची स्तूप पर लेजर लाइट शो भी देखा। इसके जरिए उन्हें भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के बारे में जानकारी मिली। इससे पहले रास्तों पर फूल बरसाकर और गुब्बारों से इन विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया। उदयपुर के एक कलाकार ने क्रिस्टल ग्लास में राम दरबार का मॉडल बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम की है। कलाकार वकार हुसैन ने तकरीबन 1.5 महीने की मेहनत के बाद 24 कैरेट सोने का अद्भुत राम दरबार तैयार किया है, जिसमें भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान की प्रतिमाएं हैं। इस राम दरबार में लाइट और साउंड का भी शानदार मिश्रण है। भगवान श्री राम के चरण छूते ही इसमें भजन बज उठते हैं। इसमें एक खास सेंसर लगा है, जिसे छूने पर श्री रामचंद्र कृपालु भजन बजना शुरू हो जाता है। वकार हुसैन की ख्वाहिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की है, ताकि उनसे मिलकर वो उन्हें ये राम दरबार भेंट कर सकें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने के मकसद से खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मोटरसाइकिल रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया गया, ताकि गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत दोपहिया गाड़ी वालों को मुफ्त में हेलमेट भी दिया गया और उनसे गाड़ी चलाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई, ताकि सड़क पर किसी तरह का कोई हादसा पेश न आए।
उड़ीसा में भुवनेश्वर पुलिस दस्ते में 40 नई मोटरसाइकिल शामिल हुई है। भुवनेश्वर पुलिस कमिश्नर ने गुब्बारों से सजी इन बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बाइकों के आने से शहर में पेट्रोलिंग बढ़ेगी और लोगों तक तुरंत मदद पहुंचेगी। शहर के दूर और ग्रामीण इलाकों भी पूरी तरह पुलिस के टच में आ जाएंगे। इसके अलावा उन इलाकों में भी गश्त करना आसान होगा जहां पुलिस की गाड़ी आसानी से नहीं पहुंच पाती है। इसी उम्मीद के साथ इन बाइक्स को यहां की सड़कों पर रवाना किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क क्षेत्र में चमगादड़ की एक नई प्रजाति देखने को मिली है। इसे ऑरेंज बैट कहा जा रहा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पर पेंट किया हो। इसे दुर्लभ प्रजाति का बताया गया है। ऑरेंज बैट के अलावा भारतीय भेड़िए को भी देखा गया है। इसे लुप्त प्राय प्रजाति का भेड़िया बताया गया है। उद्यान के निदेशक ने ग्रामीणों की मदद से इन दोनों के संरक्षण की बात कही है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव पर इस बार दिल्ली में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 23 और 24 जनवरी को आदि शौर्य नाम से ये कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होने वाला है, जो सुर संगीत के साथ शौर्य और पराक्रम के संगम का गवाह बनेगा। आदि शौर्य दिवस कार्यक्रम के भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस समारोह में सेना के शौर्य के साथ साथ भारत की संस्कृति विविधता के रंग भी देखने को मिलेंगे। साथ ही इस समारोह में पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, हॉर्स राइडिंग, मोटरसाइकिल्स पर परफॉर्मेंस फॉर्मेशन और जोशीले बैंड्स पर एयरफोर्स के जवानों की कदमताल देखने को मिलेगी। 23 और 24 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों। और कार्यक्रम में आज बस इतना ही।